नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय विज्ञान। विज्ञान के अंदर हमने पढ़ा था भोजन, ठीक है, कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी में विज्ञान पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, मतलब जो विभिन्न विभिन्न जो पोषक होते हैं, पदार्थ होते हैं, जो घटक है। पोषक का मतलब क्या है, जो घटक है अलग अलग, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। हमने उनके स्रोत देखे थे, कौन कौन से थे। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य रूप से हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत यहाँ किसे माना गया है, कार्बोहाइड्रेट को। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा देती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वसा से भी मिलती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो देखो, वसा जो होती है वो, और ये जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकता क्या होती है। ये जो हमारा प्रोटीन है वो शरीर की वृद्धि और उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो देखो, ये एक लाइन रह गई थी। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट युक्त। अब यहाँ मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसके स्रोत बताए थे। दूसरा हम पढ़ेंगे अब प्रोटीन। तो देखो, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की वृद्धि और उसे स्वस्थ रखने के लिए होती है। किसके लिए होती है, शरीर की वृद्धि और उसे स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, प्राय शरीर वर्धक, जो शरीर की मरम्मत करता हो, शरीर की वृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन। इसलिए इसका क्या नाम है, शरीर वर्धक भोजन। विभिन्न विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब जो ये विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, ई, डी, ये सब क्या करते हैं कि हमारी क्या है, रोगों से, कोई रोग हमें हो जाए तो उससे हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो हमारी आँख, अस्थियों और दांत को सुरक्षित रखते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने अभी आपको ऊपर नाम बताया, इनमें से कुछ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर विटामिन का एक समूह जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके अंदर B1 होता है, B2 होता है, ठीक है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। सारे जो भी विटामिन है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होने ज़रूरी है। जैसे विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। आपसे प्रश्न पूछे कि विटामिन ए क्या काम करता है, तो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। इसी तरह विटामिन से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दे रखे। तो देखो, इससे हमको क्या मिलते हैं, इनसे देखो विटामिन भी मिलते हैं, आपका ये रहा, इनसे हमें विटामिन भी मिलते हैं। विटामिन ए के स्रोत है, विटामिन बी के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इन्हीं सभी स्रोतों से हमें क्या मिलता है, विटामिन। जैसे आंवला हो गया, संतरा, टमाटर, नींबू, अमरूद, ये खट्टे जो फल है उनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी। विटामिन बी यहाँ गेहूँ है, यकृत, चावल है। विटामिन ए आपका आम हो गया, गाजर, पपीता। विटामिन डी जो है अंडे, मछली, है ना, मक्खन, दूध, और इनसे प्राप्त होते हैं। आया समझ में। उसके बाद है, देखो यहाँ पर उसके बाद कुछ खनिज लवणों के बारे में बात की। देखो, आयोडीन जो होता है, जो खनिज लवण है, वो हमें नमक से, मछली से, पालक, अदरक मिलता है। फॉस्फोरस जो है दूध है, ठीक है। यहाँ पर आपका चावल है, केले है। लोहा मतलब फेरस जो हमें इन सब्जियों को खाने से मिलता है। कैल्शियम हमें दूध और अंडे से सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, हमारे शरीर को। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सूर्य का प्रकाश से भी हम विटामिन डी क्या कर सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत हमने 2.10 में हमने अभी देख लिया चित्र में। तो ये आपके क्या है, खनिज लवण जो भोजन का घटक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं।
फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणार्थ, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। अब क्या बोल रहे हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से क्या होती है, अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पर चावल से अधिक समृद्ध भोजन माना जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, हमने देखा था जिसे हम रुद्रांश कहते थे, उसकी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जो हम फल सब्जियां खाते हैं उनसे। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, ये कोई तरह का पोषक प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, फिर भी ये हमारे भोजन के कैसे आवश्यक अवयव है। और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, इसका आयतन बढ़ता है। रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब ये क्या बोल रही है, जो रुद्रांश है वो बिना पचा हुआ जो भोजन होता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। फिर है जल, भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अब ये जो जल है वो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि जल क्या है, वो हमारे पूरे शरीर में जाता है, तो वो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और उसमें हमारी सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि यह कुछ अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से क्या करने में सहायता करते, बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी देखो, जैसे कि क्रियाकलाप दिया है, टमाटर, नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले, क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं, तो उसके अंदर भी आप देखते हो कुछ फल सब्जियों के अंदर भी क्या होती है, पानी की मात्रा होती है। आया आपको इतना समझ में? ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ है संतुलित आहार। यहाँ हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, विटामिन्स के बारे में, खनिज लवण, आहारी रेशे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, क्यों वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं संतुलित आहार क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि आहार किसे कहते हैं, सामान्य रूप में हम पूरे दिन जो कुछ खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि संतुलित आहार क्या होना चाहिए, ऐसा जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखे। सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, ना कोई कम होने चाहिए ना कोई ज़्यादा होने चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में आहारी रेशे, जल सभी क्या होने चाहिए, होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, जिसमें सारे ये जो हमने 5 पोषक तत्व जो घटक पढ़े वो सारे हो, हम उसको क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। आया समझ में? फिर है आपका, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सारे ही जो बच्चे हो, बूढ़े हो, उनको क्या एक ही तरह की उसकी आवश्यकता होगी? हमारा अब ये प्रश्न था कि क्या सभी उम्र के लोगों के, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक प्रकार का आहार होता है? नहीं ना बच्चों, आपने देखा ना, जैसे बच्चों का खाना अलग होता है, हमारे मम्मी पापा अलग खाना खाते हैं, है ना, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा दूध दिया जाता है या नहीं। तो देखो, क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो हाँ, ये हमारे शारीरिक कार्य पर भी क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। अब एक सप्ताह में आप जो भी कुछ खाते हैं उसका आपको क्या करना है, एक चार्ट तैयार करना है।
जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब एक सप्ताह आपने एक पूरे 7 दिन, एक सप्ताह मतलब 7 दिन क्या क्या खाया उसका आपको एक चार्ट बनाना है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वन भोजन। अब उसमें आप दाल भी खाते हो, भोजन भी मतलब मूंगफली भी लेते हो, सोयाबीन भी खाते हो, अंकुरित बीज जैसे मूंग और चना, पता है मम्मी भिगो के और रखती है, अंकुरित होता है। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली भी हम लोग खाते हैं। किण्वन भोजन मतलब जिसके अंदर खमीर उठता हो, इडली, डोसा, आटे का मिश्रण, मस्सी रोटी, थेपला सब खाते। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। अब ये क्या बोल रहा है कि उचित प्रकार का भोजन ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि क्या हो, इसके सारे पोषक तत्व नष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो फलों को बच्चों क्या होना चाहिए, धोना चाहिए, उसके छिलके उखाड़ने नहीं चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उत्पन्न जो उपस्थित विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको बार बार नहीं धोना चाहिए, 1-2 बार धोकर रख देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। ठीक है बच्चों, हम सभी को पता है कि यदि हम भोजन को क्या करते हैं, पकाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर मसाले डालते हैं। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। यदि हम उसको अत्यधिक पकाते हैं तो उससे क्या होती है, हानि भी। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाए तो हम क्या करते, बाद में उसको फेंक देते, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि होती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्मी से क्या होता है बच्चों, नष्ट। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? आपने देखा है बच्चों, सब सलाद खाते हैं कच्ची सब्जियों का, क्यों खाते हैं? ताकि उसके अंदर पोषक तत्व समाप्त ना हो। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अब देखो ये कौन था आपका बूझो, उसने सोचा मुझे तो क्या ऊर्जा ही चाहिए, तो मैंने आपको क्या बोला, ऊर्जा के 2 स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो उसने क्या किया, 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाने की जगह उसने क्या किया, सारी तली हुई चीज़ें वसा वाली, समोसा, पूरी और खाई, और अंत में क्या हो गया, वो बहुत मोटा हो गया। तो बच्चों अत्यधिक मात्रा में एक ही पोषक तत्व नहीं खाना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा हमारे मोटेपन का कारण बनती है। जैसे ये देखो बूझो है, तो अगर वसा फैट ज़्यादा होगा तो हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? अब है अभावजन्य रोग। अगर कोई भी पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं है तो उससे हमें तरह तरह की बीमारी होती है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। देखो, यदि किसी एक पोषक तत्व की भी कमी होगी तो एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभाव के कारण होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसके कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, बौनापन रह जाना, चेहरे पर सूजन आना, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पैचिस आदि बीमारियां हो सकती है प्रोटीन की कमी के कारण।
यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, वो वृद्धि ही नहीं कर पाता, उसका विकास ही नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है। कैसे हो जाता है बच्चा, आपने देखा है बहुत से बच्चे दुबले पतले होते हैं, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती है। इसमें से कुछ 2.3 में बताएं, हम देखते हैं। सभी अभाज्यजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। दवाइयों से अच्छा है कि हम संतुलित आहार को ग्रहण करें। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य। आप कैसा भी भोजन ग्रहण करो, सब में आपको वो पोषक तत्व मिलते हैं। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब देखो, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले कुछ रोग, जैसे विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता मतलब दिखने में कमी, कमजोर दृष्टि होती है, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों। विटामिन B1 से बैरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी से रिकेट्स, जिससे क्या होता है, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का क्षय, टूटना, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन से घेंगा या गाइटर रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, लोह में अरक्तता और क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। आया बच्चों समझ में। अब आपको बच्चों इस पाठ का अभ्यास आपको करना है। जैसे यहाँ लिखा है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे, तो आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण और साथ साथ में आहारी रेशे। निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब आपको यहाँ नाम लिखना है कि पोषक जो हमारे मुख्य रूप से हमें ऊर्जा देते, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुकूल, तो प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए, तो विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो आपका अभी हमने देखा कैल्शियम। ठीक है। अब आपको वसा के 2 खाद्य पदार्थ, मंड के, आहारी रेशे और प्रोटीन के सही, गलत और रिक्त स्थान करना है। तो इतना आपको अपने क्या करना है, गृह कार्य कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।